नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुख कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा के मुस्लिम बहुल जिले नूंह मेवात में हिंदुओं पर अत्याचार और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका अखबारों की खबरों के आधार पर दाखिल की गई है, हम इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। इस जनहित याचिका में हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन, हिंदुओं की संपत्तियों की जबरदस्ती गैर कानूनी बिक्री और हिंदू लड़कियों पर अत्याचार की एसआईटी से जांच कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही केंद्र सरकार को नूंह मेवात में अर्धसैनिक बल तैनात करने का आदेश देने की भी यहां पर मांग की गई है। रंजना अग्निहोत्री और 4 अन्य वकील विष्णु शंकर जैन के जरिए दाखिल याचिका में कोर्ट से कहा गया है कि हरियाणा के नूंह मेवात में रह रहे हिंदुओं की दशा खराब है, उनके जीवन और स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी, मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। इसमें कहा गया है कि नूंह मेवात में मुस्लिम बहुत ज्यादा हैं और उनका दबदबा है। वे लगातार हिंदुओं के जीवन और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर तड़के हुए हमले के बाद पठानकोट और हरियाणा में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंबाला में एयरबेस के भीतर व बाहर दोनों जगह चौकसी और बढ़ा दी गई है। विभिन्न गेट से आवाजाही पर सख्त पहरा है और बिना चेकिंग के किसी को भी भीतर जाने नहीं दिया जा रहा। अंबाला एयरबेस रणनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अंबाला एयरबेस पर बीते साल राफेल फाइटर जेट की तैनाती की गई है, जिसके चलते यह एयरबेस काफी महत्वपूर्ण है। अभी एयरबेस में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते लेबर की आवाजाही रहती है, लेकिन अब सख्ती बढ़ा दी गई है। अंबाला एयरबेस पर राफेल जेट की तैनाती के बाद यह दुश्मनों के टारगेट पर है। बता दें कि जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट में रविवार तड़के 1:27 और दूसरा धमाका 1:32 के करीब हुआ। इन धमाकों में 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए। हालांकि इन धमाकों में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं। मौके पर सेना व सुरक्षा बलों के तमाम आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने स्पेशल पुलिस अधिकारी और उनकी पत्नी बेटी की हत्या कर दी। इस मामले के बाद से हर कोई स्तब्ध है। अब रक्षा विशेषज्ञ डीसी कटोच ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। Trace back to Pakistan, it signifies an act of war which India will respond to. It also indicates that Pakistan is fearful of losing its influence in Jammu and Kashmir following Prime Minister Modi's successful outreach to all the regional parties of the Union Territory on 24th of June, and it is willing to risk an India counter-strike to preserve its hold over the terrorist movements it has sponsored. Pakistan is perhaps testing Indian resolve at a time it feels India is also engaged with the Chinese in eastern Ladakh. It is also sending a message to the Hurriyat and other such groups in India that Pakistani support for them has not abated. Perhaps this is an attempt to shore up the morale. हरियाणा के चरखी दादरी इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला चरखी दादरी में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इनेलो पार्टी कार्यालय में जिले भर के कार्यकर्ता अभय चौटाला का स्वागत करने के लिए पहुंचे। अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी राज को पलटने के लिए मजबूत संगठन की जरूरत है और आज इनेलो पार्टी का मजबूत संगठन है। आज दादरी के सैकड़ों लोगों ने पार्टी में आस्था जताई है और पार्टी ज्वाइन की। वहीं उन्होंने बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों के नेताओं को लोग गांव में घुसने तक नहीं दे रहे। अब हरियाणा में इस बदलाव में लोग विकल्प के तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल में ही अपनी आस्था जता रहे हैं। जहां हमने जोन के सत्र के ऊपर अपनी टीम खड़ी करी है, वहीं हम पंच के वार्ड के सत्र में भी और शहरों के अंदर जो आपका बूथ का सत्र है उस पर भी हम बड़ी टीम खड़ी करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आप साथियों से बातचीत करी और जिम्मेवारियां लगाई। सर, चौटाला साहब जेल से तो चौटाला साहब की सजा पूरी होगी, लेकिन उनके हाथ में चोट लगी हुई है। अभी डॉक्टरों की सलाह है कि आप कुछ दिन आराम करो। जिस दिन प्रदेश के दौरे पे निकलेंगे, आज रिहा होने पे इतनी बड़ी खलबली है दूसरी पार्टियों में कि हर पत्रकार इस बात के लिए मुझसे पूछ रहा है कि उनके आने के बाद क्या होगा।
हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भिवानी के मुक्केबाज मनीष कौशिक का जिक्र कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके लिए वे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मनीष कौशिक का परिचय करवाते हुए कहा कि मनीष जी जो एक किसान परिवार से हैं, इनको खेतों में काम करते करते बॉक्सिंग का शौक हुआ और यही शौक उन्हें ओलंपिक में भाग लेने के लिए टोक्यो लेकर जा रहा है। आर्य ने खुद भी हरियाणा के सभी खिलाड़ियों को ओलंपिक में भाग लेने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने आशा जताई कि मनीष कौशिक सहित सभी खिलाड़ी देश के लिए ज्यादा से ज्यादा पदक जीत कर लाएं। वहीं मुक्केबाज मनीष के परिजनों ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा मनीष का हौसला बढ़ाने से उन्हें काफी गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने बताया कि मनीष टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए इटली में है और हमें उम्मीद है कि मनीष ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा। खेतीबाड़ी में से निकल के बॉक्सिंग देख के उसे प्रेरित हो गए, वो बॉक्सिंग गेम में चला गया। वहाँ उसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक उपली दिल्ली पे ओलंपिक में उसका सिलेक्शन हो गया और ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल लिया होगा 100%। बहुत ज़्यादा गौरव महसूस करे, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने उनका नाम लिया। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनीष के बारे में जिक्र किया, उनका हौसला अफजाई की। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज एक साधारण परिवार का लड़का टोक्यो में देश का प्रतिनिधित्व करेगा और देश के लिए मेडल लेके आएगा। हमारे गाँव देवसर के लिए ये एक बहुत खुशी का पल है और हम आशा करते हैं कि मनीष ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। मोदी जी ने अपनी मन की बात में भैया मनीष कौशिक का नाम लिया और इससे हम बहुत खुश हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमें विश्वास है कि भाई ओलंपिक में जरूर गोल्ड मेडल लेके आएगा। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत ओम प्रकाश चौटाला को झूठे केस में फंसाया। उन्होंने कहा कि अब भाजपा और जजपा के नेता सार्वजनिक सभा तक नहीं कर पा रहे। दुष्यंत चौटाला पानीपत इसराना में तो आ जाते हैं, अपने घर सिरसा जींद उचाना गांव चौटाला तक नहीं जा पा रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इनेलो के 16 प्रकोष्ठ हैं, एक एक गाँव में एक प्रकोष्ठ 5 घरों को जोड़े तो 80 परिवार जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार शहरों में लोगों को जोड़ा, आने वाला समय इनेलो का है। चला गया था कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी, तो फिर उस संगठन को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने भी कुछ ऐसे लोगों को जो सत्ता के लालची थे, जो दाम लगाना चाहते थे, उन लोगों को कहीं पर लगाया, उन लोगों को लालच दिया, प्रलोभन दिए और वो लोग आपकी पार्टी से अलग होकर के आपके संगठन को कमजोर करने का काम किया। बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकता, ना ही कहीं कोई राजनीतिक कार्यक्रम कर सकता है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान यातनाएं झेलने वाले 14 लोगों को सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि तत्कालीन सरकार की तरफ से देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लगाया गया। इन 21 महीनों की अवधि के दौरान भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को भी पांव के नीचे कुचलने का कार्य किया गया। आपातकाल में न केवल चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, बल्कि नागरिक अधिकारों को भी समाप्त करने की मनमानी की गई। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान न केवल निष्पक्ष पत्रकारों, संपादकों और विरोधियों को, बल्कि लगभग 1,22,000 निर्दोष लोगों को भी जेलों में डाल दिया गया था। हरियाणा के फरीदाबाद में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने वन विभाग के साथ बल्लभगढ़ विधानसभा में 15,000 पेड़ों को लगाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपने हाथों से पौधा लगाते हुए शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने हाथों से ट्री गार्ड भी लगाया और कहा कि वन विभाग द्वारा पूर्व में लगाए गए 85% पेड़ जीवित हैं, जिसके लिए वह वन विभाग को बधाई देते हैं। इस मौके पर वन विभाग के डीएफओ के अलावा बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए बड़े स्तर पर पौधारोपण करने का फैसला लिया गया है, जिसकी देखरेख स्थानीय लोग और व्यापारी करेंगे। आज फॉरेस्ट महकमे के ये पहले भी फॉरेस्ट महकमे ने आज 3 साल पहले रोक लगाए थे, जहाँ पेड़ हो नहीं पाए उन स्थानों को भरने का आज हमने शुरुआत करी है। और बल्लभगढ़ के जितने अपने रोड हैं, जितने पार्क हैं या दूसरी चीज़ है या बीच में जहाँ भी रास्ता है, और हमारा टारगेट है कि बल्लभगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। और बल्लभगढ़ टारगेट में 15,000 पेड़ों का रखा है
की चाहे 64 है, 62 है, 2 है, चाहे 3 सेक्टर का रोड है, पार्क है, हम 15,000 पेड़ पूरे शहर में लगाने का है कि 15,000 बड़े पेड़ लगाएंगे। और हम कई पक्षी विहार भी बना रहे हैं, दूसरे पार्क बना रहे हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वो लगाएंगे जहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा हो। जितने सारे पेड़ लगाए थे आपने अब तक मोहना रोड पर, काफ़ी पेड़ जो है हो चुके हैं, परंतु कुछ पेड़ मर चुके हैं। इनकी जिम्मेदारी और देखरेख का जिम्मा किसे दिया है? मैंने इनकी जिम्मेदारी सभी दुकानदार व्यापारी मेरे शहर के हैं। ऑक्सीजन के हालात देखे होंगे, लोग हाहाकार देखा होगा, लोग परेशान थे, ऑक्सीजन नहीं मिली। और कोविड के समय जो लोगों की हालत हम सब ने देखी है, हर लोग कहते हैं यार एक ऑक्सीजन प्लेट जरूर लगाएं। इस साल जो हमारा मेन टारगेट है वो सिटी में काफ़ी प्लांटेशन का है, इसलिए 3-4 साल से भी हम प्लांटेशन करते रहे और उनकी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए ट्री गार्ड वगैरह लगाए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि विदेश में बसे हरियाणा मूल के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। मौजूदा सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। विदेश में किसी प्रवासी हरियाणवी को समस्या आएगी तो सरकार उसे कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने राज्य में औद्योगिक निवेश के बेहतरीन माहौल का जिक्र करते हुए प्रवासी हरियाणा वासियों और विदेशी निवेशकों से यहां निवेश करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पिछले 6.5 साल में हरियाणा डिजिटलीकरण की ओर बढ़ा है। हरियाणा को विश्व मानचित्र पर लाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नए उद्योगों की स्थापना के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम सरीखे कई प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद करनाल के एक युवक विशाल जूड की रिहाई के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से विशाल जूड की रिहाई के संबंध में वह दोबारा बातचीत कर ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन से हस्तक्षेप कराने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी जुड़े रहे। कोविड काल में ऑस्ट्रेलिया में बसे हरियाणा मूल के लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और स्वास्थ्य उपकरण भेजकर मदद की थी। विकास कार्यों की सौगात देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जल संसाधन विभाग की ओर से गुरुग्राम कैनाल पर निर्मित किए जाने वाले 6 लेन पुल का सेक्टर 3 और 8 के चौक पर शिलान्यास किया। ये पुल 6 करोड़ 85 लाख की लागत से अगले 6 महीने में तैयार होगा। बल्लभगढ़ और फरीदाबाद विधानसभा को जोड़ेगा, जिससे यहां के लोगों को काफी लाभ होगा और लोगों को जाम की स्थिति से निजात मिलेगी। इस अवसर पर फरीदाबाद विधानसभा के बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे फरीदाबाद से विधायक बड़े भाई आदरणीय नरेंद्र गुप्ता जी, इस वार्ड के पार्षद भाई कपिल बाबर, 2 वार्ड से दीपक चौधरी जी, वार्ड नंबर 2 से पार्षद भूरा चौड़, जो दोनों विधानसभा को जोड़ता है। और आने वाले समय में गुडियर का कटनी बंद हो जाएगा। जो पुल थे 4 का पुल बनाया पिछले इसमें 1 साल पहले उसका उद्घाटन करा। उससे 11 महीने पहले हमने सी वाले पुल का उद्घाटन करा और उससे पहले हमने 2 साल पहले 25 के पुल का गुड़गामा कैनाल पर 25 के सेक्टर पर पुल का उद्घाटन करा। ये गुड़गामा कैनाल पर 4था पुल है। अब 8 लाइन का पुल है और दोनों क्या है कि विधानसभाओं को जोड़ने का काम करेगा। और सबसे बड़ी जाम की समस्या रहती थी। अभी 1 लाइन का पुल आपका तैयार होगा, 4 लाइन की आपकी रोड तैयार होने जा रही है। क्या रोड भी तुम्हारी 80% तो प्रताप जी खिंच रही है, 80% तो होगी, 80% ये रोड भी तैयार होगी। दिसंबर तक समय दिवाली लोगों की लगा देंगे, आपस में आर पार चले जाएंगे कि वहाँ जाम है, वहाँ जाम है। 1-1 घंटा गुडियर को जाम है, रात को नजारा ऐसे सफीर खड़ा है। मैंने कहा था गुडियर का सारा रोड जाम रहता है, आधा घंटे लोग रोड पर खड़े रहते हैं कि वहाँ से भी जो कटर के हैं, जो कैंकर हैं, जो कटाई के सबको सेलुलर खुल रहे हैं। ये 3 सेक्टर बल्लभगढ़ को जोड़ने वाला 7, 8, 9, 10 से ये 3 सेक्टर का जो गुड़गामा कैनाल पर फ्लाईओवर है। हरियाणा में बीजेपी के बाद कांग्रेस भी अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी आज झज्जर पहुंचे। झज्जर पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही यूथ कांग्रेस के चुनाव कराने जा रही है, जिसमें उनका फोकस ज्यादा से ज्यादा मेंबर को पार्टी से जोड़ना रहेगा। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है
और यूथ में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है, जिसको लेकर पार्टी युवाओं के बीच में जाएगी। देखिए, हर 3 साल के बाद संगठन का चुनाव होता है भारतीय युवा कांग्रेस में। तो इसी कड़ी में चूंकि ये चुनाव हमारा 1 साल डिले हो गया था, संगठन को और स्ट्रेंथन करने के लिए चुनाव बेहद जरूरी थे, ताकि नए साथियों को मौका मिले, नए सदस्य बने, ताकि हमारा जो जमीनी संघर्ष है, चाहे किसान आंदोलन के लिए है, चाहे बढ़ती महंगाई के लिए है, चाहे जो केंद्र की और राज्य की बीजेपी की सरकार है, उनकी जो हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों पर छापेमारी की जा रही है, ताकि लोगों को ऐसे केंद्रों के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके। इसी कड़ी में पानीपत जिले में छापामारी करते हुए अवैध रूप से चल रहे एक केंद्र से 37 लोगों को छुड़वाया गया। और यादव ने बताया कि पानीपत जिले के आपको बता दें कि यहां पर नशे से पीड़ित लोगों को छुड़वाया गया और उन्हें पानीपत के सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल करवाया गया। हरियाणा के अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला को सुंदर और स्वच्छ बनाने की मुहिम की शुरुआत की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला के प्रेम नगर स्थित शास्त्री पार्क में अपनी पार्टी के सभी पार्षदों और स्थानीय जनता के साथ मिलकर पौधारोपण अभियान चलाया। इस मौके पर पार्क में 40 के करीब फलदार पौधे लगाए गए। वहीं पार्क की दयनीय स्थिति पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि जल्द ही इस पार्क को सुंदर और बेहतर बनाकर आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं आम जनता मेयर शक्ति रानी की इस मुहिम की जमकर सराहना करते हुए नजर आए। अच्छा बना के दूंगी और इनको हैंडओवर करूंगी प्रॉपर्ली रिटन में, और इनसे रिटन में ही लूंगी कि इन्होंने रिसीव किया जिस हालत में, उनको उसी हालत में मेंटेन करना पड़ेगा पार्क। मैंने हर किसी से लगवाया है, तो सबकी ही जिम्मेवारी बनती है, कोई एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। सबने पौधे लगाए हैं, सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है और सबको ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारा अंबाला सुंदर बनेगा। अगर हम कहें कि सिर्फ मैं बना लूं या तुम बना लो, ऐसा नहीं हो सकता। सबको अपना भागीदार बनना पड़ेगा, इसमें सबको अपना अपना टाइम भी देना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, और इसमें चाहे योगदान देना पड़े तो वो भी देना पड़ेगा, तभी आपका शहर सुंदर बन सकेगा। आप कहें कि सिर्फ सरकार करके दे देगी या निगम करके दे देगा, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छी सोच और एक अच्छे काम की पहचान मैडम शक्ति शर्मा जी ने जो यहाँ पे पौधे लगाने का काम किया, हर लिहाज से बहुत अच्छा है। और ये पहले ऐसे हमारे मेयर मैडम हैं जो इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं अंबाले के लोगों के लिए, और अपने मेयर के पद पे होते हुए कमेटी के कार्य सभी बड़े ध्यान से कर रहे हैं। तो मैं ऐसे नेता की प्रशंसा करती हूँ कि कोई तो ऐसा है जो। फतेहाबाद में कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ने के साथ ही प्रदेश में अब राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। एक तरफ सरकार जहां पंचायती एवं नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस अपने सांगठनिक चुनावों को लेकर तैयारियां कर रही है। 7 जुलाई को युवा कांग्रेस के संगठन के चुनाव होंगे। चुनाव के संबंध में युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीवी चौहान ने बताया कि जिला स्तर पर यह चुनाव होंगे जो ऑनलाइन होंगे। हर मेंबर 4 पदों के लिए वोट करेगा, जिसमें जिला कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी, प्रदेश महासचिव और प्रदेशाध्यक्ष के लिए वोटिंग होगी। हमारी इलेक्शन की जो प्रक्रिया पिछले 23 जून को हमने चंडीगढ़ में इसको लॉन्च किया था प्रदेश कार्यालय में, और उसके बाद हम हर जिला स्तर पर जाकर आपके मीडिया के माध्यम से जो युवा इस आखिरी पंक्ति बैठे, जो राजनीति में आने की इच्छा रखता है या राजनीति में आकर अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, उस युवा को पता नहीं है कि मैं किस तरह राजनीति में एंट्री करूं या किस तरह मैं पार्टी को ज्वाइन करूं। क्योंकि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनको तो इलेक्शन मॉड्यूल पूरी तरह मालूम है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, किस तरह से मेंबरशिप होगी, लेकिन जो युवा गाँव में बैठा है, आखिरी पंक्ति में बैठा है, उसको नहीं पता है। तो उसको मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपको नेता बनने का एक सुनहरा अवसर भारतीय युवा कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी ने दिया है। आप आइए, अगर आपके मन में इच्छा है कि मेरे को राजनीति में आना है, देश की सेवा करनी है,
तो इससे अच्छा सुनहरा मौका और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। ना तो यहाँ किसी बड़े लीडर की आपको जरूरत पड़ेगी। आप में ताकत है, आप में शक्ति है, आप लोगों के बीच हैं। आप पारदर्शिता से चुनाव होगा, ऑनलाइन चुनाव होगा, आप आइए मेंबर बनाइए। हरियाणा के पानीपत में कोरोना के मामले अब काफी कम हो चुके हैं, लेकिन कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ रही है। इस बीच आज पानीपत के एसडीएम विवेक चौधरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इससे बचाव के लिए नई गाइडलाइन के अनुसार मास्क के अंदर भी बदलाव हुए हैं। पहले हम कपड़े का मास्क लगा लेते थे, लेकिन अब 3 लेयर मास्क जरूरी है ताकि डेल्टा प्लस वेरिएंट से अपने आप को बचाया जा सके, जिसकी नई गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। लोगों को चाहिए कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने हाथों को धोते रहें और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। बात निकल के आ रही है, ये साइंटिफिक पहलू भी है कि जो डार्विन की थ्योरी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये वायरस भी वही कर रहा है। जैसे जैसे इसको रोकने के, इसको मारने के प्रयास हो रहे हैं, उस प्रकार से ये अपनी म्यूटेशंस करता जा रहा है और ये नए रूप में, नित नए रूप में ये बार बार आता जा रहा है। तो इसके नए रूप में आने के बाद के प्रयासों की बजाय बेहतर ये है कि इसको इसके नए रूप में आने ही ना दिया जाए। और नए रूप में ना आने के लिए सबसे आसान और सबसे सस्ता साधन जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मास्क जो है, ये आप मास्क लगाइए, आप अपने हाथों को साबुन से धोइए। केवल इन 2 गतिविधियों से आप जो है। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांढा ने कहा कि सभी व्यक्तियों को कोरोना रोधी वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि कोरोना पर शिकंजा कसने में वैक्सीन महत्वपूर्ण हथियार है। उन्होंने यह बात सीएचसी राजौंद में आयोजित विशेष टीकाकरण शिविर के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि राजौंद क्षेत्र में अब तक लगभग 28,000 से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है। जितने भी क्षेत्र में हेल्थ सेंटर हैं, सभी में टीकाकरण किया जा रहा है। इस कार्य में सामाजिक संस्थाएं भी अपना सहयोग दे रही है। गत 21 जून से 18 वर्ष आयु वर्ग से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में टीकाकरण किया जा रहा है और जगह जगह विशेष शिविरों के माध्यम से वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश की 80 करोड़ आबादी को फ्री राशन अब नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा। 23 जून को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। योजना के तहत फ्री राशन मिलने की अवधि को 5 महीने तक बढ़ा दिया गया है। पहले योजना के तहत जून 2021 तक गरीब परिवारों को फ्री राशन मिलना था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को देने का लक्ष्य है। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोड के अतिरिक्त यह 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाता है। इसी कड़ी में पलवल में भी इस योजना का पात्र परिवारों को लाभ मिल रहा है। 447 सदस्य हैं और 95,511 कार्ड हैं, जिनको प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री द्वारा जो गरीब कल्याण योजना स्कीम चलाई थी, जो कि अब जून तक थी, उसको बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। और इस स्कीम के तहत 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। गरीबों को बीपीएल राशन कार्ड धारकों को और गुलाबी कार्ड राशन धारकों को 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से राशन बांटा जा रहा है। और इसमें हम गरीबों से सिर्फ अपील यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और अपना मास्कों का ध्यान रखें, ताकि जो है भीड़ भाड़ ज़्यादा ना लगे। मिल रहा अनाज 10 किलो बाजरा मिल रहा है, बाकी 5 किलो के हिसाब से फालतू ही मिल रहा है गेहूँ भी। यार ठीक ठाक दे रहे हैं जी, धन्यवाद है सरकार का। हमें तो बहुत सुविधा है, अनाज मिल जाता है, तेल चावल चीनी सब कुछ मिल जाता है टाइम पे, हमें कोई वो नहीं परेशानी नहीं है। और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।